हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि बेसिकली पॉलन ग्रेन कहाँ पे बने हैं। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि पॉलन ग्रेन क्या है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसको हम मेल गैमेटोफाइट भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली पूरे पॉलन ग्रेन को तो फर्टिलाइजेशन करना नहीं है। अभी पॉलन ग्रेन में भी डिवीज़न होना है, दो मेल गैमीट बनने हैं, तब वो फर्टिलाइजेशन करेगा। तो बेसिकली यदि हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें, सबसे पहले तो आप अपने आसपास जो भी फ्लावर है, मेनली हिबिस्कस को आप ले सकते हो और अपने हाथ पे उसको आप स्प्रिंकल करोगे या फ्लावर पे आप फिंगर टच करोगे तो येलोइश सा पाउडर आपके फिंगर पे आ जाएगा, दैट इज़ द पॉलन। अब उस पॉलन को आप स्लाइड पे रख के थोड़ा सा आप उसमें ग्लिसरीन डाल के उसे ऑब्जर्व कर सकते हो। देयर आर द लॉट्स ऑफ आर्किटेक्ट इन द पॉलन ग्रेन। इतना तरह के आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, मतलब उनकी साइज़ और शेप, बट जो मेन उसका स्ट्रक्चर है वो कॉमन होता है। तो उस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो उसमें दो लेयर आप दिखाई देंगी। उसमें बाहर वाली जो लेयर है वो एक्साइन है। ओके, ये जो लेयर होती है ये बहुत ही हार्ड और टफ लेयर होती है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पोरोपोलोनिन की बनी होती है। ये स्पोरोपोलोनिन जो है ये कई सारी चीज़ों से रेसिस्ट होता है। कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल इसे डिग्रेड नहीं कर सकता, ना कोई एंजाइम डिग्रेड कर सकता है, ना एसिड, ना एल्कली, ना टेम्परेचर इसको डिग्रेड कर सकता है। और तो इसकी वजह से हम इसको प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं, वो चीज़ भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। बेसिकली अब आप क्या देख रहे हो कि इसमें कुछ कुछ पॉइंट पे ये स्पोरोपोलोनिन मिसिंग है। ओके, स्पेशली ये यहाँ पे मिसिंग है। तो आप सोच रहे हैं कि मैं बनाना भूल गई हूँ, नहीं, ये मिसिंग होती है क्योंकि जहाँ पे ये मिसिंग है उस पॉइंट को हम जर्म पोर कहते हैं। क्योंकि जर्म पोर भी तो चाहिए हमें जहाँ से पॉलन ट्यूब निकलेगी। यदि पूरे पे स्पोरोपोलोनिन होगी एक तरफ, तो हम कह रहे हैं ये इतनी सारी चीज़ों से रेसिस्ट होती है, तो हर जगह पे ये होगी तो फिर जर्मिनेशन कैसे होगा, पॉलन ट्यूब कैसे निकलेगी। तो इन पॉइंट्स पे स्पोरोपोलोनिन नहीं होती है, वहाँ से इस तरह से पॉलन ट्यूब बाद में निकलती है जर्म पोर से। ठीक है, सो दैट इज़ अ एक्साइन। उसके अंदर की जो लेयर है उसको हम इंटाइन कहते हैं। इन मतलब अंदर वाली जो लेयर होती है वो थिन एंड कंटिन्यूस होती है। आपके एनसीईआरटी में भी ये लाइन लिखी हुई है, थिन एंड कंटिन्यूस, मतलब इसमें कोई ब्रेक नहीं होता है, जैसे बाहर वाली में आपको ब्रेक था। अब हम देखेंगे कि इसका डिवीज़न कैसे होता है पॉलन ग्रेन का। ओके, पॉलन ग्रेन में देखिए यहाँ पे आपको ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर वैक्यूल और न्यूक्लियस दिखाया हुआ है। बेसिकली इस न्यूक्लियस में एसिमेट्रिक स्पिंडल बन के ये अनइक्वली डिवाइड होता है। अनइक्वली क्योंकि एक सेल इसमें बड़ी बननी है और एक सेल छोटी बननी है, तो अनइक्वली डिवाइड होके माइटोसिस के थ्रू, माइटोसिस होगा सिंपल, तो उसके थ्रू दो सेल इसमें बनती हैं। द फर्स्ट वन इज़ द लार्जर इज़ कॉल्ड द वेजिटेटिव सेल और ट्यूब सेल, क्योंकि बाद में इसको पॉलन ट्यूब बनानी है। और नीचे होती है जनरेटिव सेल। एंड व्हाई इट इज़ कॉल्ड द जनरेटिव सेल, ऐसा क्या जनरेट कर रही हैं, ये जनरेट कर रही हैं दो मेल गैमीट, इनको जनरेट करने हैं, मेन फर्टिलाइजेशन वही करेंगे। एंड अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा है 2 सेल, वहाँ पे एक पॉइंट मैंने लिखा है 2 सेल और 3 सेल पॉलन ग्रेन। ये 2 सेल 3 सेल पॉलन ग्रेन क्या चीज़ है। आप देखिए कि 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें बेसिकली पॉलन ग्रेन जब आपके मैच्योर हो गए हैं तो उनका नेक्स्ट क्या स्टेप क्या है कि उनको स्टिग्मा पे आना है। ओके, स्टिग्मा इज़ अ लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। तो वो इस 2 सेल फॉर्म में वो स्टिग्मा पे लैंड करेंगे। दे शेड ऑन द स्टिग्मा एट द 2 सेल स्टेज, सो दैट इज कॉल्ड द 2 सेल पॉलन ग्रेन। ओके, नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे है 3 सेल। 3 सेल का मतलब है कि जो जनरेटिव सेल थी हमारी वो डिवाइड हो गई है। ठीक है, ये डिवाइड हो गई है अपने एंथर में, जब ये मैच्योर हुए थे वहीं पे डिवाइड हो गई है, बिफोर द शेड ऑन द स्टिग्मा से पे शेड होने से पहले।
ये दिस इज़ कॉल्ड द 3 सेल पॉलन ग्रेन। 3 सेल इसको भी बनना है, लेकिन ये शेड होने के बाद बनेगा। और 40% एंजियोस्पर्म में ये पहले से 3 सेल होता है। तो जब ये स्टिग्मा पे लैंड होता है तो उस समय वो 3 सेल स्टेज में लैंड होता है और फिर उसमें पॉलन ट्यूब निकलती है। यहाँ पे भी वो पहले 3 सेल में होगा, तब आपकी पॉलन ट्यूब निकलेगी। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर ये बनेगा कि 2 मेल गैमीट और जो हमारा वेजिटेटिव जो सेल थी, जो ट्यूब सेल थी, वो ट्यूब बनाएगी और वो आगे आगे उसका न्यूक्लियस चलेगा और पीछे उसके 2 मेल गैमीट होंगे। ओके, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन का होता है। ये 2 सेल और 3 सेल पॉलन ग्रेन वाला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। ओके, दूसरा स्पोरोपोरोलिन वाला पॉइंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम आते हैं थर्ड पॉइंट में, पॉलन वायबिलिटी। वायबिलिटी, पॉलन वायबिलिटी का मतलब है कि पॉलन की एक्सपायरी डेट या पॉलन कितने दिन एक्टिव रह सकता है। अब आप देखिए कि आपकी एनसीईआरटी में ही दिया है कि वीट और राइस का जो पॉलन होते हैं वो 30 मिनट की उसकी वायबिलिटी होती है। माना जब वो मैच्योर होगा और यदि वो 30 मिनट के अंदर अंदर स्टिग्मा पे पहुंच गया तब तो वो जर्मिनेशन उसमें होगा, पॉलन ट्यूब बनेगी, स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट करेगा। लेकिन यदि वो 30 मिनट के बाद यदि उस पर पहुँचा है तो वो क्या, तब तक उसकी एक्सपायरी डेट ख़त्म हो चुकी होगी, मतलब उसमें जर्मिनेशन पॉलन में नहीं होगा। दैट इज़ कॉल्ड द पॉलन वायबिलिटी। कुछ फैमिली ऐसी हैं जैसे रोजेसी है, आपकी सोलेनेसी है, लेग्यूमिनेसी है। रोजेसी में आपका गुलाब है, लेग्यूमिनेसी में आपका मटर है, सोलेनेसी में आपके आलू, बैंगन, टमाटर हैं। इनकी वायबिलिटी क्या होती है, 1 मंथ होती है। फैमिली से शायद आप उसको रिकॉल ना कर पाएँ, लेकिन मैं आलू, टमाटर और बैंगन बोलूँ तो शायद आप उसको ध्यान में रख पाए कि हाँ 1 मंथ उनकी वायबिलिटी होती है। एक्सपायरी डेट जो है वो 1 मंथ है। तो 1 मंथ के, ऐसा तो होता नहीं है कि एंथर आपका पॉलन ग्रेन मैच्योर हुए और जल्दी से वो स्टिग्मा पे पहुंच गए। तो कुछ ना कुछ उनकी एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड तक वो एक्टिव रहेंगे। तो विदिन 1 मंथ यदि सोलेनेसी के कोई भी पॉलन या आपके उसके टमाटर के या उसके आलू के जो पॉलन हैं वो विदिन 1 मंथ यदि स्टिग्मा पे पहुंच गए हैं तो वो जर्मिनेट करेंगे, और 1 मंथ के बाद यदि वो पहुंचे हैं तो उनकी वायबिलिटी ख़त्म है, तब वो जर्मिनेशन नहीं होगा। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड द पॉलन वायबिलिटी। फोर्थ पॉइंट वहाँ पे है कि पॉलन एज अ फूड सप्लीमेंट। इस वीडियो में हम पूरा पॉलन को कवर कर रहे हैं। पॉलन एज अ फूड सप्लीमेंट की पॉलन इज़ अ वेरी न्यूट्रिटिव रिच एक कंटेंट है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव होता है, वो न्यूट्रिशन उसमें होता है। आपने बेसिकली एनसीईआरटी में दिया हुआ है हमारा कि बी पॉलन करके, बेसिकली इंग्लैंड में कई सारे इसकी पॉलन की टैबलेट और सिरप फॉर्म में इसको बनाया जाता है, और एथलीट और जो रेस हॉर्स में हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए उसे यूज़ करते हैं। सारे पॉलन नहीं, कुछ एक स्पीशीज़ होती हैं जिनको इस तरह से यूज़ किया जाता है। सो दैट इज़ अ यूज़ एज अ पॉलन एज अ फूड सप्लीमेंट। हम यहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। ओके, तो एनसीईआरटी में जो भी है वो सारा मैं आपको बताऊंगी। अब 5th पॉइंट है पॉलन एलर्जी। बहुत सारे अभी हमने पॉइंट रखा कि पॉलन न्यूट्रिटिव रिच है, अब दूसरा पॉलन एलर्जी भी कर रहा है। तो बेसिकली जो हमारा इससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि अस्थमा हो सकता है, कोई क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकती है, या फिर जिनको पहले से अस्थमा है या रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, पॉलन की वजह से उनकी परेशानियां और बढ़ सकती हैं। तो इस तरह के पेशेंट आप देखते होंगे कि जो फ्लावरिंग सीज़न हमारा होता है मार्च, अप्रैल, फरवरी से अप्रैल तक लेकर हमारा मोस्टली फ्लावरिंग सीज़न है, उस समय इन पेशेंट की परेशानियां और बढ़ जाती हैं ड्यू टू द पॉलन। अब एक आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है पार्थीनियम। ये एक वीड है। ये वीड जो है ये बेसिकली इम्पोर्ट वीट, जब एक बार वीट मंगाया गया था, गेहूं जब इम्पोर्ट किया गया था उसके साथ इसके सीड इंडिया में आ गए थे। ओके, तो ये पार्थीनियम जो है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस एक वीड है।
ये भी कहा जाता है कि जहाँ पे पार्थेनियम ग्रो हो रही है, तो यदि आप वहाँ से रोज़ गुजर रहे हैं तो आपको फीवर तक हो सकता है। तो इसके पॉलन ही नहीं, पूरी की पूरी जो ये ग्रास, इसको हम बोलते हैं, घास है एक तरह की, तो बहुत ज़्यादा ये एलर्जी कॉज करती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलन बैंक। ओके, पॉलन बैंक हम बना सकते हैं, हम पॉलन को प्रिज़र्व कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस स्पोरोपोरोलिन, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो हम इस पॉलन को प्रिज़र्व कर सकते हैं, और उसका जो हम प्रिजर्वेशन करेंगे वो हम करेंगे -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन में हम इसको प्रिज़र्व करते हैं। ओके, तो अब इस तरह से हम डिज़ायर पॉलन को प्रिज़र्व कर सकते हैं और अपना एक पॉलन बैंक बना सकते हैं। जैसे हम स्पर्म और सैमन को प्रिज़र्व करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, उसी तरह से हम डिज़ायर पॉलन को भी प्रिज़र्व कर सकते हैं अपने क्रॉप ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए। सीड बैंक भी होता है जिसमें हम सीड को स्टोर करते हैं। तो बेसिकली वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट जो प्रोग्राम होता है हमारा डिज़ायर ट्रेड लेने के लिए, उसके लिए हम इसको करते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलन ग्रेन। ओके, थैंक